जय हिंद दोस्तों। हम लोग सरकार की प्रणाली अर्थात सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ने वाले हैं। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध और आपातकालीन प्रावधान हो गए। मतलब हमारे यहाँ कैसी संसदीय प्रणाली चलती है। संसदीय प्रणाली का मतलब समझिए आप, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट मतलब गवर्नमेंट के दो रूप होते हैं। एक तो होता है जो संसदीय प्रणाली वाला होता है, जिसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म, और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो अमेरिका में जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म है। ये हम कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं या कनाडा से लिए हैं? देखिए, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन से लिया है, जबकि हमारा जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम मतलब जैसे हमारे यहाँ केंद्र है अर्थात दिल्ली में मोदी सरकार है, उसके अलावा अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारें हैं। तो ये हम कहां से लिए? ये हम लिए हैं कनाडा से। ठीक है, तो यही सब कुछ आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और हमारे पढ़ाने का तरीका ये होगा कि हम पहले तो क्या करेंगे, लक्ष्मीकांत, जो ये लक्ष्मीकांत का 8वां एडिशन है, मतलब जो सबसे लेटेस्ट एडिशन जो है वो यही है। मैं कल ही बुक खरीद के लाया हूं और अपने वीडियो बनाने के इसी के पर्पज से हम लोग चाहते हैं कि चीजें काफी डिटेल से पढ़ना है। और जिन लोगों को जैसे मान लो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसको समझना हो या फिर आपका जो भी टॉपिक हो, आपको यदि यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा तो वो वीडियो आपको यहाँ उपलब्ध होगा और इतने डिटेल से, इतने विस्तार से होगा कि आपका कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। ठीक है, और आजकल जो पेपर आ रहे हैं ना, हाल ही में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ या फिर जो भी एग्जाम हो रहे हैं, आप देखना क्वेश्चन उठा के कि जब तक आपको रियल में नॉलेज नहीं होगा तो ऊपरी ऊपरी नॉलेज से आप नहीं पता लगा सकते हैं। मैं एक उदाहरण से आपको समझा सकता हूं। देखिए, मेरा क्या मानना है कि चीजें बहुत जब तक एकदम क्लियर चीजें कर दी जाए तो वो समझ में भी रहती हैं और हम लोगों को याद भी नहीं करना पड़ता है। जब चीज समझ में आ जाती है तो हम लोगों को लंबे समय तक याद रहती है। और कुछ चीजें मैं सोचता हूँ, कुछ की छोटी मोटी ट्रिक दे देता हूँ, उससे वो परमानेंट चीजें आपकी मेमोरी में याद हो जाए। आज पॉलिटी या लक्ष्मीकांत से मेरा पहला वीडियो, इसलिए मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। मेरा पर्पज ये है, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे दूध ला के दीजिए, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, दूध ला के देना है, किसका देना है? पहले तो आप सोचेंगे किसी डेयरी पे जाना है जहां से पॉलीथिन में दूध लाना है, या फिर सोचेंगे किसी गाय या भैंस के दूध वाले भैया के पास जाना है, वहां से डब्बे में दूध लाना है तुलवा के। फिर कहीं भी जाएंगे फिर सोचेंगे कितना लाना है, आधा लीटर लाना है, 1 लीटर, 2 लीटर, कौन सा लाना है, टोंड लाना है क्या, डबल टोंड लाना है, या फिर फुल क्रीम दूध लाना है। और अगर मैं आपसे बोलता हूं कि गोल्ड वाला आधा लीटर दूध लाइए, तो जैसे ही आप जाओगे समझ जाओगे सुधा गोल्ड का दूध बोला है तो 33 रुपए का दूध है, और गोल्ड का है तो फुल क्रीम भी होगा। कहां से लाना है इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो चीज थोड़ा मैंने आपको स्पष्ट बता दिया कि गोल्ड वाला दूध ले आइए आधा लीटर, तो इसमें आपको फिर डाउट नहीं रहेगा। तो मेरा यही मानना रहता है कि चीजें जब तक हम बहुत अच्छे से क्लियरली समझ लें कि जैसे गवर्नमेंट का फॉर्म है, कैसा फॉर्म है, उसका उपयोग क्या होता है, रियल लाइफ में क्या उपयोग है। अच्छा बताइए, ये संसदीय व्यवस्था हम लोगों ने क्यों अपनाया है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो अमेरिका वाला, वो क्यों नहीं अपनाया है? फिर हम लोग देखेंगे कि संसदीय व्यवस्था क्या करती है, हम उत्तरदायित्व देती है अर्थात रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करती है। जबकि स्टेबिलिटी की बात की जाए, स्थायित्व की बात की जाए, तो फिर आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम में दिखाई देगा राष्ट्रपति सरकार जो है तुम्हारी वहां की अमेरिका वाली। और अब ये हमारी जो संसदीय सरकार है वो अस्थायित्व वाली कैसे होती है? तो आप ये देख लेना, मोरारजी देसाई की सरकार, बाद में फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारें गिरी लगातार। तो आप समझ सकते हैं कि ये संसदीय व्यवस्था के कारण क्या होता है, दल बदल, ये सब बहुत चीजें होती हैं। और प्रेसिडेंशियल व्यवस्था इतनी अच्छी कि उसमें ये सब नहीं होता, फिर हमने वो क्यों ग्रहण नहीं की है, समझिए। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी बहुत खामियां हैं जो भारत के हिसाब से अनुकूल नहीं है। भारत की जो विविधता है, भारत में इतना बड़ा देश है, इतने सारे जाति धर्म रह रहे हैं, इतनी सारी भाषाएं, उसके लिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम ठीक नहीं है, टकराव की स्थिति हो जाएगी। तो फिर हमने ये वाली जो फ्रांस वाली व्यवस्था है, जो मतलब सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को क्यों नहीं अपनाया जो फ्रांस की तरह है।
तो जब चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी तो फिर याद थोड़ी करना है, फिर तो आप खुद खड़े होकर किसी को पढ़ा सकते हैं, ये एबिलिटी आप में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मुझसे ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लीजिए। कौन सा? ए वाला सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो ये जो टॉपिक है ये मुझसे आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लीजिए मुझसे। इसमें संसदीय व्यवस्था होगा, संघीय व्यवस्था होगा, केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध, केंद्रीय प्रावधान, ये मुझसे पढ़ लेना आप। 1 और 100 क्वेश्चन उठा लेना, 100 क्वेश्चन आप उठा लेना और किसी टीचर से पढ़ के देख लेना, या फिर खुद लक्ष्मीकांत से ही आप 4 बार पढ़ लेना, लक्ष्मीकांत से 4 बार पढ़ लेना। आप यदि उन सब से पढ़ के 100 में से 60 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो मेरे वीडियो देखने के बाद 100 में से 80 प्लस क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ये बात मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट अगर बोलूं तो, क्योंकि लक्ष्मीकांत अपने आप में एक सबसे बेस्ट बुक है। वो यहाँ लाइन बाय लाइन होगी, हम कोमा हलंत सहित पढ़ेंगे। उसके अलावा हम उसको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि अगर कोई बंदा जो 4 बार लक्ष्मीकांत भी पढ़ ले वो 60 ही नंबर ला पाएगा, जो 4 बार लक्ष्मीकांत पढ़ा है 4 बार। आप मेरा एक बार वीडियो देख लेना, एक बार रिवीजन करना, उससे 20 नंबर एक्स्ट्रा ले आएंगे 1900 क्वेश्चन। तो फिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं भाई? मैं चीजें बना ही इसलिए रहा हूं कि ताकि चीजें हमें ऐसे उपलब्ध रहें कि एक जगह पे सब चीज मिल जाए। और उसके लिए लक्ष्मीकांत से कोई बेस्ट बुक मुझे दिखी नहीं। लक्ष्मीकांत की भाषा शैली इतनी बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आखिरकार वो है तो एक बुक ही। और बुक को खुद से पढ़ने में एक वो तरीके से तरीका डेवलप ही नहीं हो सकता है जो तरीका पढ़ाने से डेवलप हो सकता है। वो आप खुद प्रत्यक्ष उदाहरण में देख लेना, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अध्याय 13 है, ये न्यू एडिशन जो है लक्ष्मीकांत का, उसमें संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 74 और 75 में केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं, जबकि अनुच्छेद 163 और 164 राज्यों में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें सरकार के कार्यपालिका और विधायिका अंगों के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति में वर्गीकृत होती है। मतलब आधुनिक जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो सरकार के कार्यपालिका और विधायिका अंगों के मध्य संबंधों की जो प्रकृति होती है उसके आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति में वर्गीकृत होती है। और सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और दूसरी ओर राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और यह संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। ये तो हो गया इसका मूल पारा। अब इसे हम लोग समझते हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत का जो संविधान है केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय स्वरूप की सरकार स्थापित करता है। अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में प्रेसिडेंट प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस पीएम की व्यवस्था करता है। मतलब केंद्र में कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा, मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद में कौन होगा? पीएम होगा, ध्यान रखना। जबकि 163 और 164 राज्यों में गवर्नर की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की और चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री की व्यवस्था करता है। सरकार को 2 रूपों में बांटा जाता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म। और पार्लियामेंट्री फॉर्म होता है वो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात विधायिका के प्रति, कार्यपालिका और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है? कार्यपालिका जो होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। इसका मतलब समझिए, जो अमेरिका की ट्रंप सरकार है वो वहां की संसद, अमेरिका की संसद को कांग्रेस बोलते हैं, वहां के प्रति उत्तरदायी नहीं है भाई। क्यों उत्तरदायी नहीं है? क्योंकि उनका कार्यकाल फिक्स है 4 साल का, जबकि हमारे यहाँ फिक्स कार्यकाल नहीं है। हमारे यहाँ सरकार 13 दिन में भी गिरती है। अटल बिहारी वाजपेयी की गिरी थी। क्यों? क्योंकि वो एक वोट से लोकसभा में अपना मत खो दिए थे। मतलब हमारे यहाँ की जो कार्यपालिका है, यानी हमारे यहाँ की जो सरकार है, वो हमारे यहाँ की संसद के प्रति उत्तरदायी है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है कि कैबिनेट गवर्नमेंट, कैबिनेट गवर्नमेंट का मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार। और ये हम कहां से लिए हैं? ये हम ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल से लिए।
मतलब यह है कि ब्रिटेन में अर्थात इंग्लैंड में और भारत में पीएम वास्तव में होता है प्राइमस इंटर पेयर्स अर्थात सामान्य के बीच प्रथम, पीएम को बोलते हैं यहाँ पे। जबकि वास्तविकता क्या है, आज की 2025 की वास्तविकता क्या, आज प्राइम मिनिस्टर मतलब आज की सरकार जो है प्रधानमंत्री सरकार हो गई, अर्थात प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट हो गई है। अब कैबिनेट के अन्य मंत्री प्रधानमंत्री के समान नहीं है, प्रधानमंत्री की मतलब ये सत्ता का पूरा केंद्र प्रधानमंत्री ही हो गया है। ठीक है, ये है पार्लियामेंट्री सिस्टम। अच्छा, हमारे संविधान में कहीं भी ये लिखा है कि हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था होगी, जैसे कि ये लिखा है संसदीय व्यवस्था, हमारे यहाँ कहीं संविधान में लिखा है? आप कहोगे ये देखिए, ये मैं कर देता हूं हाईलाइट, ये देखिए ऊपर में लिखा है अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में केंद्र में संसदीय व्यवस्था को बंद करते हैं। ठीक है, क्या डायरेक्ट लिखा है कि हमारे यहाँ कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम है? नहीं लिखा है भाई, इसीलिए तो हम पढ़ा रहे हैं लक्ष्मीकांत। डायरेक्टली ये बंद नहीं है कि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था, हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था के प्रावधान है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि संसदीय व्यवस्था है। आप समझने का कोशिश कीजिए, पर किसी चीज का प्रावधान होना एक अलग बात है और ये लिखा होना कि संसदीय व्यवस्था है वो अलग बात है। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं लिखा है, आप समझ लीजिए। ये पूरा पैराम पढ़ लिया। अब यहां से संसदीय सरकार को, ये वाला जो नीचे कैबिनेट सरकार वाला, ये यहां से संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। मतलब ये क्या है, इंग्लैंड से हम लिए हैं, वहां की सरकार को वेस्टमिंस्टर कहते हैं। ठीक है, और संसदीय सरकार कहां कहां पे है आप समझ लीजिए, ब्रिटेन है, जापान है, कनाडा है, अपना देश भारत है, यहाँ पे संसदीय सरकार है। जबकि राष्ट्रपति सरकार कहाँ है? अमेरिका में। राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी, गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। और ये कहां कहां मिलेगा? हमारा पड़ोसी श्रीलंका है, श्रीलंका में राष्ट्रपति व्यवस्था है। श्रीलंका, रूस के राष्ट्रपति कौन है? पुतिन, तो रूस में भी है, ब्राजील में भी है। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? ट्रंप। जबकि भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। आप कहोगे नहीं, ट्रंप के बराबर तो हमारे मोदी जी हैं, तो समझ लिए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट है, जो पहले संसदीय सरकार ही मानी जाती थी, लेकिन आज की परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि आप संसद में क्या होता है, प्रधानमंत्री का पावर ज्यादा है। ठीक है, ये हम सब लोग समझेंगे चीजें। जो आइवर जेनिंग्स थे, बहुत बड़े संविधानविद हैं, जो आइवर जेनिंग्स जो हैं, आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि शक्ति जो है वो केंद्र बिंदु कैबिनेट में होता है। और कैबिनेट में कौन कौन से हैं? हमारे यहाँ जैसे राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, नितिन गडकरी हैं, ये लोग कैबिनेट में शामिल हैं। क्योंकि शक्ति का जो केंद्र बिंदु है कहाँ? कैबिनेट में है। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। जैसे कि आपको बताया है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन में गिरी थी, तो उत्तरदायी सरकार है, क्योंकि कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इनका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक कि संसद का विश्वास प्राप्त है। जैसे आपका एक वोट भी कम हो गया लोकसभा में तो आपकी सरकार गिर जाएगी। और संसदीय व्यवस्था कहां से उत्पन्न हुई? इसका प्रादुर्भाव कहां से हुआ? प्रादुर्भाव संसदीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव करने वाले ब्रिटिश संसद के उद्भव के उपरांत इसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाने लगा है। मतलब ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंग्लैंड से आया है, वहां अर्थात ब्रिटेन से आया है। और ब्रिटेन की संसद का जब उद्भव हुआ कहां पे हुआ? वेस्टमिंस्टर में हुआ। इसलिए सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल, मतलब जिन देशों में भी है, जापान में देख लीजिए आप भारत में देख लीजिए आप, ब्रिटेन में, कनाडा में, जहां भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो वहां कौन सा मॉडल है? वेस्टमिंस्टर मॉडल है। अर्थात इन सब देशों ने मॉडल कहां से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। देख लीजिए, यही आ गया। विगत में ब्रिटिश संविधान एवं राजनीतिक विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री को कैबिनेट से संबंध के संदर्भ में समानता के बीच प्रथम कहा है, अर्थात प्राइमस इंटर पेयर्स, समान लोगों में प्रथम कहा है। हाल ही में जो वर्तमान में प्रधानमंत्री शक्तियां और स्थितियां कैबिनेट में इतनी बढ़ गई हैं कि अब इसे प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट कहते हैं। ब्रिटिश राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में प्रभावशाली भूमिका अदा करने लगा है। जो वहां का जो प्रधानमंत्री होता है ना इंग्लैंड का, अब ब्रिटिश की राजनीति में और वहां के प्रशासन में प्रभावशाली भूमिका अदा करने लगा। इसलिए बाद के राजनीतिक विश्लेषक कौन हुए? क्रॉसमैन, मैकिन्टोश, इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था को प्रधानमंत्री शासित सरकार कहा है
और यही स्थिति भारत के संदर्भ में भी लागू होती है। जो ब्रिटेन में है वही स्थिति भारत के संदर्भ में भी लागू होती है। तो आप ये देख लीजिए, मतलब जो बाद के संविधानविद हुए उनने से प्रधानमंत्री सरकार कहा है, और प्रधानमंत्री सरकार कौन कौन कहता है? क्रॉसमैन कहते हैं, मैकिन्टोश कहते हैं, इन जैसे विद्वान कहते हैं कि अब ये कैबिनेट की सरकार नहीं है, अब प्रधानमंत्री की सरकार है, अब मोदी और अमित शाह की सरकार है, अब इसमें और किसी की नहीं चलेगी, मतलब अब प्रधानमंत्री शासित सरकार है। अब हम आते हैं संसदीय सरकार की विशेषताओं पे। क्या विशेषताएं संसदीय सरकार की? विशेषताएं तो भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक तो नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति नामिक कार्यकाल का है, कार्यपाल का अर्थ है विधित कार्यकारी, इसे नामिक कार्यपालिका को विधित कार्यकारी भी होते हैं, ऐसे हिंदी के शब्द आप याद रखना थोड़ा, ठीक है। जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक काल का है, वास्तविक कार्यकारी है। देखिए ये विधित कार्यकारी है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव। राष्ट्रपति कौन है? डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव। और प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री है आपका डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। इसे मैं लिख देता हूं, डी ज्यूर, डी को ऐसे लिखना है डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव तो आप लिख ही लोगे, और प्रधानमंत्री है डी फैक्टो, ठीक है। तो डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं? नामित अथवा विधित कार्यकारी को, वास्तविक कार्यकारी को डी फैक्टो। डी फैक्टो मतलब ये फैक्ट है, ये बात फैक्ट है कि प्रधानमंत्री ही वास्तविक शक्ति है भारत में और इंग्लैंड में। जबकि ज्यूर मतलब समझ लीजिए जुडिशरी, जुडिशरी से आप लीजिए कानून। कानूनन प्रमुख कौन है? कानूनन प्रमुख कौन है? कानूनन प्रमुख राष्ट्रपति है। इस तरह राष्ट्रपति राज्य का मुखिया नामिक होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। सरकार का मुखिया कौन? प्रधानमंत्री। और राज्य का मुखिया कौन है? राज्य का मुखिया राष्ट्रपति है। और अनुच्छेद 74 जो है 74 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगी, किस आर्टिकल में लिखा है? 74 में लिखा है, जो राष्ट्रपति को कार्य संपन्न कराने में परामर्श देगी। और ये मंत्रिपरिषद क्या करेगी? राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू को उनके कार्यों को संपन्न कराने में परामर्श देगी। और ये परामर्श कैसा परामर्श देगी? उसके परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा, ऐसा परामर्श देगी। मतलब ऐसा कोई परामर्श होता है, अगर आप किसी से परामर्श लेने जाइए कि भाई मुझे परामर्श दीजिए, फिर वो जो भी परामर्श देगा वो आपको मानना ही मानना पड़ेगा। ऐसा है हमारे संविधान में। तो क्या हमारे मूल संविधान में ऐसा कहीं लिखा था कि ये बाध्य होगा? हमारा जो संविधान बी आर अम्बेडकर साहब ने नहीं लिखा अपने हाथों से कि ये बाध्य होगा राष्ट्रपति। और राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति, वो तो चाहते ही थे कि राष्ट्रपति के पास भी कुछ ऐसी शक्तियां हो जो मंत्रिपरिषद के परामर्श को नहीं भी माने। आप उनसे, नेहरू जी से जो हिंदू कोड बिल हुआ था उस पर विवाद हुआ था राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का। क्यों हुआ था? क्योंकि ये संविधान में नहीं लिखा था। लेकिन ये 42वां संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी ने किया। ये देखिए नंबर 1, ये देखिए नंबर, इसमें लिखा है 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से ये लिख दिया गया कि राष्ट्रपति बाध्य होगा। तो बाद में जब मोरारजी जैसी की सरकार आई, उन्होंने 44वां संशोधन किया संविधान में और लिखा कि राष्ट्रपति बाध्य तो होगा लेकिन एक बार लौटा सकता है। समझे आप? और यही है हमारे संसदीय सरकार की एक विशेषता। संसदीय सरकार की क्या विशेषता होती है? जैसे इंग्लैंड का राजा रानी, राजा रानी नाम के राजा रानी है, जबकि वहां चलती प्रधानमंत्री के। वैसे यहाँ के राष्ट्रपति नाम के राज्य के मुखिया हैं, चलती यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की या जो भी प्रधानमंत्री होंगे वैसे ही। इसीलिए राष्ट्रपति को आपने अक्सर नाम सुना होगा, राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प कहते हैं। रबर स्टाम्प कहते हैं ना राष्ट्रपति को, क्यों कहते हैं? एक बात बताइए, एक स्टाम्प है, स्टाम्प है, ये रबर का बना हुआ होता है। यदि मैं इस स्टाम्प में इंक नहीं दूंगा तो ये स्टाम्प कोई मतलब का है? इसमें नीली स्याही नहीं लगा दूंगा तो स्टाम्प कोई मतलब का है? नहीं है भाई, कोई मतलब का नहीं है। ऐसे ही समझ लिए, राष्ट्रपति तो एक स्टाम्प है, रबर का है, लेकिन जो स्याही का काम, इंक का काम जो करती है वो कैबिनेट करती है, अर्थात प्रधानमंत्री करता है। तो जैसे ही इस पे रबर के स्टाम्प पे एक स्याही लगा देंगे, ऐसे हमने लगा दिया स्याही, तो कोई भी शब्द लिख जाएगा। और यही है पार्लियामेंट्री सिस्टम, PS, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, राष्ट्रपति नामिक एवं वास्तविक कार्यकाल का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अब अगली विशेषता हम लोग देख लेते हैं।
उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, हम और समझाने की कोशिश करेंगे आपको। संसदीय सरकार की दूसरी विशेषता देख लीजिए, बहुमत प्राप्त दल का शासन। मतलब पहली विशेषता कौन सी? नामित, राष्ट्रपति नामित होगा और प्रधानमंत्री वास्तविक होगा। दूसरी विशेषता है कि बहुमत प्राप्त दल का शासन। मतलब जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत में सीटें प्राप्त होंगी वह सरकार बनाती है, ठीक है, और उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, हमने मान लिया बीजेपी की सीटें ज्यादा आई तो वो बहुमत में थी, उसके नेता को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है, ठीक है, प्रधानमंत्री जी अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करते हैं। जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो दलों के गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। 2014 में 2019 में बीजेपी फुल मेजोरिटी में थी, लेकिन अब जो है अभी वर्तमान में जो हमारी सरकार है वो गठबंधन की सरकार है, वो एनडीए की सरकार है, वो अकेले बीजेपी की सरकार नहीं है। और यही बात इसमें लिखी है, जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो दलों के गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अब जो बात मैं आपको बताया हूं, ये बहुमत प्राप्त दल का शासन है। इसमें जो बात मैं आपको बताया हूं कि राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत से सीटें प्राप्त होती है वह सरकार बनाता है। और कैसे बनाता है? जब राष्ट्रपति वो किसी को मतलब बहुमत प्राप्त दल के ही नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाता है। जब बहुमत प्राप्त नहीं होता तो गठबंधन के नेता को, ये लिखा है गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मतलब ये कि लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी सरकार बनाएगी, पीएम उस दल या गठबंधन का नेता होगा, और जो कोलिशन की सिचुएशन जो गठबंधन की सरकार होगी तो राष्ट्रपति अपने बुद्धि और अपने विवेक से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। राष्ट्रपति का डिस्क्रिशनरी पावर है। अब आप मुझे ये बताइए, मतलब यह जो बात है कहीं संविधान में लिखी है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी अर्थात लार्जेस्ट सिंगल पार्टी को, या फिर लार्जेस्ट सिंगल पार्टी नहीं है जो आज की बीजेपी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी नहीं है जो अकेले बहुमत में नहीं है, वो मतलब गठबंधन से बनी हुई सरकार है, उसी को बुला के मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाएंगे। जैसे एनडीए आज क्या है? एनडीए क्या है? एनडीए एक प्री पोल कोएलिशन है, अर्थात चुनावों से पहले हुआ गठबंधन है एनडीए क्या है? गठबंधन है ना, और उसी की सरकार है। तो ये कहीं संविधान में डायरेक्टली लिखा है, ये लक्ष्मीकांत में तो डायरेक्टली लिखा है, जैसे कि आप देख रहे हो बहुमत प्राप्त दल का शासन है, ये लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली लिखा है, तो क्या ये संविधान में भी डायरेक्टली लिखा है? ये बात जो है संविधान में डायरेक्टली लिखी है? नहीं लिखी है बॉस। ये एक कन्वेंशन है, एक परंपरा है कि मतलब बहुमत प्राप्त दल के ही जो नेता होगा उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, वो नहीं होगा तो गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री बनाएंगे, जो सबसे बड़ा गठबंधन होगा। मतलब कई बार राज्यों में ऐसी स्थिति आई है, तो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, आपको बता देता हूं, यहां है, देखिए एसआर बोम्मई केस आपने सुना होगा, एसआर बोम्मई केस सुना होगा ना। इसमें सुप्रीम ये आया था 1994 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रेसिडेंट के पास जो विवेकाधिकार शक्ति है अर्थात प्रेसिडेंट की विवेकाधिकार है वो लिमिटेड है, और ये फ्लोर टेस्ट में बहुत लिमिटेड है। प्रेसिडेंट के पास असीमित विवेकाधिकार नहीं है। मतलब 1994 के एसआर बोम्मई में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो आपको पता होना चाहिए बात। मतलब संविधान में किसी भी लार्जेस्ट पार्टी या किसी गठबंधन का नेता ही प्रधानमंत्री हो ऐसा कहीं लिखा नहीं है। यह एक ऐसा समझ लीजिए एक परंपरा है, और ये परंपरा हमने कहां से ली है? ये परंपरा हमने ब्रिटेन से ली है। ब्रिटेन में जो होता था भाई हमारे यहाँ हो रहा है। और आप जानते हैं ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित है, लिखा हुआ नहीं है, अलिखित संविधान है ब्रिटेन का, ठीक है। तो ब्रिटेन में ज्यादा से ज्यादा क्या चीजें हैं? ज्यादा से ज्यादा ब्रिटेन में परंपराएं हैं, और उनकी परंपराओं को हमने बहुत हद तक लिखने की कोशिश की है, लेकिन सब कुछ लिखा नहीं जा सका। कुछ चीजें हमारे यहाँ पहले ही से चलती आ रही थी। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के पीछे बहुत डिबेट हुआ था उसमें संविधान सभा में, तो वो हम पढ़ने वाले हैं आगे। हालांकि मतलब ये समझिए सरकार जो है केवल पॉलिटिक्स से नहीं बनती है, उसके लिए पॉलिटिक्स के साथ साथ अरिथमेटिक भी होना चाहिए, अर्थात गणित भी होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए
और इनसे कहते हैं राजनीति को कोई डायरेक्ट गलत नहीं है, राजनीति की केमिस्ट्री होती है, तो ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है। ये वही बात है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब आते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व की बात। संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत है। क्या विशिष्ट सिद्धांत है? सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। अच्छा, और विशेषकर लोकसभा के प्रति। बिल्कुल, संसद के प्रति कहो तो ठीक है, नहीं लोकसभा के प्रति कहो तो ज्यादा ठीक है। ठीक है, इसके प्रति कहें हम लोकसभा के प्रति तो ज्यादा ठीक है। अनुच्छेद 75 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 75 क्या है? मंत्रियों को संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, विशेषकर लोकसभा के प्रति। क्या ये बात संविधान में लिखी है? हाँ, बिल्कुल संविधान में लिखी है कि संसद का यही तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यही तो प्रावधान संसद अनुच्छेद 75 में किया गया। मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और विशेषकर लोकसभा के प्रति। गठबंधन जो होता है अनुच्छेद 75 में, गठबंधन एक टीम की तरह काम करते हैं और साथ साथ रहते हैं। अर्थात हमारे यहाँ की सरकार एक टीम होती है और साथ साथ रहती है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस रूप में प्रभावी होता है कि लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। कौन? लोकसभा। लोकसभा कैसे अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को। तो जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी, आपको पता ही होगा, तो किसने हटाया था? लोकसभा ने हटाया था, लोकसभा ने। ठीक है, यही सामूहिक उत्तरदायित्व। इसे अब थोड़ा और अच्छे से डिटेल से हम लोग समझते हैं। मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या है? अनुच्छेद 75 स्पष्ट कह रहा है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन कह रहा है? अनुच्छेद 75 कह रहा है। अनुच्छेद 75 कह रहा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लेकिन जैसे ही लोकसभा चाहे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के पास करके पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा भी दिलवा सकती है, और यह प्रावधान मूल संविधान में है। मूल संविधान में ये मौजूद नहीं है। मेरे पढ़ाने का मतलब ये है कि जो मूल संविधान में प्रावधान तो है ही, जो मैं बता रहा हूं, ये प्रावधान और ज्यादा रिजिड हो गया है, पहले से कठोर हो गया है। और कठोर हुआ है 52वां संशोधन 1985 में जो दल बदल आया, अर्थात 10वीं अनुसूची आई, 10वीं अनुसूची जो आई है, उसकी वजह से ये प्रावधान और ज्यादा कठोर हो गया। अर्थात एंटी डिफेक्शन जो लॉ है, इस प्रिंसिपल को और रिजिड बना दिया है। मतलब कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामूहिक उत्तरदायित्व है, वो लोकसभा के प्रति है। ये जो सामूहिक उत्तरदायित्व है, ये लोकसभा के प्रति है, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति नहीं है। जो उसका कारण क्या है? क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो केवल लोकसभा में ही पारित हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। मतलब हमारी जो सरकार है वो एक टीम की तरह होती है, जैसे क्रिकेट की टीम होती है। क्रिकेट की टीम में आपने कभी ऐसे देखा है कि आज भाई विराट कोहली मैच जीत गए? नहीं भाई, पूरी टीम इंडिया मैच जीतती है। वैसे हमारे यहाँ टीम इंडिया है। कोई टेनिस की तरह एक आदमी के ऊपर निर्भर नहीं है कि एक खिलाड़ी के ऊपर निर्भर हो, पूरी टीम की भावना यहाँ पे होती है। अब देखिए, यह जो है ना राजनीतिक एक रूपता, अब हम इसे पढ़ेंगे, राजनीतिक एक रूपता को। सामान्यता क्या होती है? जो मंत्रिपरिषद के सदस्य जो होते हैं एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं, मतलब एक ही राजनीतिक दल से होते हैं, सब बीजेपी के होंगे, और इस तरह उनकी विचारधारा भी समान ही होती है। लेकिन जब क्या होती है, गठबंधन की सरकार होती है, गठबंधन की सरकार होती है, उसमें चिराग पासवान भी मंत्री होंगे, चिराग पासवान भी उसमें मंत्री होंगे कि नहीं होंगे गठबंधन की सरकार में? तो गठबंधन सरकार के मामले में मंत्री सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं, और जब तक सरकार गठबंधन की नहीं है तब तक वो एक ही विचारधारा के हैं। बीजेपी की हैं तो एक ही विचारधारा है, कांग्रेस है तो उनकी विचारधारा एक है। लेकिन इसमें जेडीयू की अलग विचारधारा है, और ये लोजपा की अलग विचारधारा है, और बीजेपी की अलग विचारधारा है। हालांकि मिलती जुलती विचारधारा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है अलग अलग विचारधारा के लोग भी होते हैं, पर वो क्या होते हैं? सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं। ठीक है, मूल संविधान में ये जो है ना, गठबंधन सरकार का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन 1989 के बाद से जो गठबंधन का युग चालू हुआ, तो तब से फिर ये ऐसी प्रैक्टिस हमारे यहाँ बनती है, मतलब ऐसी एक परंपरा बनाई गई है। मतलब संविधान में एक कोएलिशन मिनिस्ट्री का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है। सिंगल पार्टी है तो सुर में सुर मिलता है, और कोएलिशन में क्या होगा? पीएम के नेतृत्व में
सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं। यदि सर्वसम्मति नहीं होंगे तो फिर बाद में ये जो बाध्य शब्द है ना, ये जो बाध्य शब्द है, ये सीधा सामूहिक उत्तरदायित्व जो है इससे मिलेगा। अगर आप भाई सर्वसम्मति के प्रति बाध्य नहीं होंगे तो फिर अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा लोकसभा में, और वो पारित हो गया तो आपकी पूरी सरकार धड़ल्ले से एकदम गिर जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो गई। अगली विशेषता है दोहरी सदस्यता। हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, उसकी हम लोग विशेषताएं पढ़ रहे हैं। दोहरी सदस्यता में क्या होता है इसे समझते हैं। मंत्री विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। इसका तात्पर्य है कोई भी व्यक्ति बिना संसद के सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता। समझे आप? मंत्री क्या होता है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। मतलब हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कोई सांसद नहीं है और मंत्री बने घूम जाए। लेकिन संविधान यह व्यवस्था करता है कि यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है तो उसे 6 माह के अंतर संसद का सदस्य बन जाना होगा। ठीक है, ये हमारे यहाँ व्यवस्था है। अब इसे थोड़ा हम लोग और समझ लेते हैं। मतलब मंत्री जो है लेजिस्लेचर अर्थात विधायिका अर्थात संसद, एग्जीक्यूटिव अर्थात कैबिनेट या कार्यपालिका या सरकार, इनका हिस्सा होता है। लेकिन हमारे संविधान में आप बिना सांसद बने भी 6 माह तक मंत्री बने रह सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। और ये हम कहां से लिए हैं, ये ऐसा प्रिंसिपल हम कहां से लिए हैं? ये जो दोहरी सदस्यता वाला जो प्रिंसिपल है, जो दोहरी सदस्यता का, ये हम कहां से लिए बताइए? रुकिए, ये प्रिंसिपल हम कहां से लिए? ये हम लिए हैं यूके से। कहां से लिए? यूके से, अर्थात ब्रिटेन से लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या कहा है, 6 माह से अधिक समय तक नॉन एमपी जो मिनिस्टर रहते हैं वो असंवैधानिक है। 6 महीने से ज्यादा कोई नहीं रह सकता। और 6 महीने का रूल कहाँ है? 6 महीने का जो रूल है ना, ये वाला जो 6 माह लिखा, इसका रूल है अनुच्छेद 75 के 5 में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जो 6 नंबर में है। ये वाला 6 नंबर में दिया है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री का नेतृत्वकर्ता की भूमिका होती है, सभी जानते हैं। और मंत्रिपरिषद का, संसद का और सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री कहाँ का नेता होता है? मंत्रिपरिषद का नेता होता है, 1 संसद का होता है, 2 सत्तारूढ़ दल का नेता, 3 जगह का नेता होता है। मंत्रिपरिषद का, सत्तारूढ़ दल का और संसद का नेता होता है। इन क्षमताओं में वह सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका का निर्वहन करता है। इसे मैं थोड़ा और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जो प्राइम मिनिस्टर है वह काउंसिल अर्थात और पार्लियामेंट और रूलिंग पार्टी का लीडर होता है। ठीक है, और ये करता क्या? लीडर है तो क्या करेगा? लीडर है तो एजेंडा सेट करेगा और ये सरकार का चीफ स्पोक पर्सन होता है। ठीक है, कौन? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मूल संविधान में ये डायरेक्ट लिखा है कि ये सब पीएम इतना पावरफुल होगा, नहीं। मूल संविधान में डायरेक्ट नहीं लिखा है। हमारे यहाँ एक चीजें कन्वेंशन से आई हैं। अब जो है वर्तमान व्यवस्था ये है, पहले मानते थे कि भारत की जो सरकार है वो कैबिनेट सरकार है, इंग्लैंड की सरकार को कैबिनेट सरकार माना जाता, भारत इंग्लैंड को समान ही मान के आप चलिए। लेकिन आज की व्यवस्था क्या है? आज की व्यवस्था हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट है, अर्थात प्रधानमंत्री कैबिनेट से भी ऊपर है। और इस डायरेक्ट संविधान में नहीं, ये सब चीजें परंपरा से हुई। अब आते हैं निचले सदन के विघटन पे। 7 नंबर में संसद का जो निचला सदन है, निचला सदन कैसे कहते हैं? लोकसभा को। और ऊपर का सदन कैसे कहते हैं? राज्यसभा को। तो संसद के निचले सदन को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटन किया जा सकता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पे। लेकिन ये 44वें संशोधन 1978 है। ये सिफारिश का मतलब कहा? लिखित सिफारिश, तो किसी कैबिनेट की लिखित सिफारिश के लिए। दूसरे शब्दों में जो लिखा है ना, दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूर्ण होने का पूर्व, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल जैसे पूर्ण होने से पूर्व, मतलब पूर्ण होने से पूर्व ही नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा विघटन की सिफारिश कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि संसदीय व्यवस्था में कार्यकारिणी का, कार्यपालिका विघटन, कार्यपालिका का विघटन करने का अधिकार है। ये प्रधानमंत्री चाहे तो पूरी की पूरी लोकसभा का भी विघटन करा सकते हैं। और किसके थ्रू करा सकते हैं? राष्ट्रपति के थ्रू। एक तरह तो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री लोकसभा का विघटन करा देंगे, दूसरी तरह आप कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर जा रही है। ये सब कैसे हो जाता है भाई? इसे ही तो समझना है। देखिए, जब प्रधानमंत्री का वहां पे
बहुमत नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव होगा तब तो वो हट जाएगा, लेकिन उसके पास बहुमत है तो उसके पास ये राष्ट्रपति को ये विवेकाधिकार है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग वो प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर करता है। ठीक है, अब आते हैं हम 8वें नंबर पे। 8वें नंबर गोपनीयता की बात करते हैं। मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं, अर्थात सीक्रेसी के सिद्धांत पे, और अपनी कार्यवाहियों, नीतियों, निर्णय को सूचना नहीं दे सकते। मतलब आपका कोई दोस्त मंत्री बन गया तो आप नहीं पूछ सकते कि भारत सरकार क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, ऐसा कोई सूचना मंत्री आपको नहीं दे सकता है। और मंत्री क्या करता है, अपना कार्य ग्रहण करने से पूर्व क्या करता है, गोपनीयता की शपथ लेता है। और मंत्रियों को जो गोपनीयता की शपथ है कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या राष्ट्रपति। तो भाई इसमें स्पष्ट लिखता है मंत्रियों की गोपनीयता को शपथ जो दिलाएगा वो राष्ट्रपति दिलाता है, राष्ट्रपति। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, जो मंत्री हैं गोपनीयता की शपथ ले रहे, किसके सामने ले रहे हैं, राष्ट्रपति के सामने ले रहे हैं। ये बात कहां पे लिखी है, आप ये शपथ वाली जो बात है ये कहां लिखी है बताइए। संविधान की जो अनुसूची है ना, 3री अनुसूची, 3rd शेड्यूल में ये बात वर्णित है कि मंत्री को जो शपथ, मंत्रियों की शपथ से संबंधित है, ये 3rd शेड्यूल में है। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा आपको। और यहां आपको मैं 2-4 क्वेश्चन आपको पूछ लेता हूं। ये बताइए, राष्ट्रपति को मंत्री पद की सलाह मानना मूल संविधान में अनिवार्य था? मूल संविधान में ये लिखा था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य है? तो नहीं लिखा था, ये 42वें और 44वें संशोधन से जोड़ा गया। सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, तो राज्यसभा के प्रति, या लोकसभा, तो लोकसभा के प्रति होता है। निचले सदन का विघटन कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है या राष्ट्रपति? निचले सदन का विघटन तो राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो गैर सांसद व्यक्ति क्या मंत्री बन सकता है भारत में? बिल्कुल बन सकता है, 6 माह तक। ये कहां लिखा है, अनुच्छेद के 75 के 5 में लिखा है। और ये जो सांसद लोग हैं या मंत्री लोग हैं, मंत्री लोग को शपथ कौन दिलाता है, मंत्री लोग को शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है। और राज्यों में जो मंत्री होते हैं, जैसे बिहार का चुनाव होगा, यहाँ पे जो शपथ दिलाएगा वो कौन दिलाएगा, वो यहाँ का राज्यपाल दिलाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषताओं पे। तो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था कहां से ली गई, यहाँ का मतलब रोल मॉडल हम लोग कहां के मानते हैं? देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम का रोल मॉडल भारत है कि ब्रिटेन है? तो ब्रिटेन है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का रोल मॉडल कहां का है, अमेरिका का कि श्रीलंका का? श्रीलंका का भी तो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है, लेकिन नहीं भाई, यूएसए यहाँ का रोल मॉडल है, यूएसए। ठीक है, भारतीय संविधान के विपरीत अमेरिकी संविधान सरकार में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है। ठीक है, और अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था वाली सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहले हम इसकी विशेषता समझते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो का है ना, ये का, अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का मुखिया होता है, अर्थात ट्रंप वहां के राज्य के भी मुखिया हैं, वहां की सरकार के भी मुखिया हैं। एक राज्य का प्रमुख होने के नाते उसे राज्य की स्थिति प्राप्त होती है। मतलब राज्य का प्रमुख है तो कैसी स्थिति है, राज्य की स्थिति है। और सरकार का मुखिया होने के नाते वो सरकार के कार्यकारी अंगों का नेतृत्व करता है। थोड़ा मैं इसे समझाने का प्रयास करता हूं। अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वो हेड ऑफ स्टेट है, और साथ ही साथ वो हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। राज्य का प्रमुख होने के नाते प्रतीकात्मक और औपचारिक कार्य करता है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति करता है। ब्रिटेन में वहां का राजा या रानी करता है, वहां का जो क्राउन होता है वो करता है, प्रतीकात्मक कार्य और औपचारिक कार्य। और सरकार का प्रमुख होने के नाते वो कौन सा कार्य करेगा बताइए? जब राष्ट्रपति तो प्रतीकात्मक कार्य होता है, सेरेमोनियल काम करता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ द्रौपदी मुर्मू है, ब्रिटेन में वहां के राजा रानी है। और सरकार का प्रमुख होने के नाते अमेरिका के ट्रंप क्या कर रहे हैं, सरकार का प्रमुख है तो वो प्रशासनिक अंगों का नेतृत्व करते हैं। क्या कर रहे हैं, सरकार के कार्यकारी अंगों का नेतृत्व करते हैं। जैसे हम कार्यकारी अंगों को बोलते हैं प्रशासनिक अंग, ये आप समझ लेना, कार्यकारी, ठीक है, कार्यपाल का समझिए ना आप। हमारे यहाँ जैसे आपका स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर होते हैं, या फिर राज्य का जो मंत्री परिषद होती है। आपका जिला लेवल पे या स्थानीय ग्राम पंचायत ग्राम परिषद के लेवल पे जो डीएम है, एसडीएम है, ये क्या करते हैं, ये वही तो काम कर रहे हैं। और भारत में क्या है, भारत के विपरीत जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलग अलग हैं, मतलब भारत का राष्ट्रपति अलग है, प्रधानमंत्री अलग है, हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग है, हेड ऑफ स्टेट अलग है। और अमेरिका में क्या है, अमेरिका में मतलब ये एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है।
मतलब ये अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपको, ऐसे आप समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति है, केवल राज्य का प्रमुख है, ये सही है या गलत है? अमेरिकी राष्ट्रपति केवल राज्य का प्रमुख है, ये गलत है। राज्य का प्रमुख है, ये बात सही है, लेकिन केवल राज्य का प्रमुख नहीं है, उसके अलावा वो सरकार का प्रमुख भी है। ये दोनों बात सही है, ठीक है, इसलिए सही, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी दूसरी विशेषता पे। दूसरी विशेषता है जो खामे लिखा है, राष्ट्रपति को निर्वाचन व्यवस्था के तहत, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, निर्वाचन व्यवस्था के तहत 4 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। उसे कांग्रेस के द्वारा गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए जाने के अतिरिक्त नहीं हटाया जा सकता। अब आप सोचते होंगे कि ये ट्रंप है, इतना ऊटपटांग काम करते रहते हैं अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं, इन्हें वहां की संसद को क्या बोलते हैं, कांग्रेस, क्यों नहीं हटा देती है? वो इसलिए नहीं हटा देती है कि वहां प्रावधान है कि उनका कार्यकाल फिक्स है 4 साल के लिए, और उसे कौन हटाएगी? कांग्रेस हटाएगी। कब हटाएगी? जब वो गैर संवैधानिक कार्यों के लिए दोषी पाया जाता है, तब हटाएगी। ऐसे कार्य जो संविधान में उल्लेखित नहीं है, अर्थात संविधान के विरुद्ध जा रहा है। मतलब राष्ट्रपति का 4 साल का जो टेन्योर है वो फिक्स है, वहां केवल इंपीचमेंट के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। इंपीचमेंट में आएगा गंभीर अपराध, दुराचार या असंवैधानिक कार्य। अमेरिका में भारत की तरह अविश्वास प्रस्ताव, रिकॉल, नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। और जबकि भारत का जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, हम लोग इनकी ट्रंप से तुलना करते हैं, इन्हें लोकसभा में कभी भी हटाया जा सकता है। अगर चिराग पासवान और नीतीश कुमार अपना वो खींच लेते हैं समर्थन, तो हमारे मोदी जी हट जाएंगे, हार जाएंगे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, अर्थात नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से। लेकिन ट्रंप को कोई हटा नहीं सकता, ट्रंप के ऊपर इम्पीच ही होगा, अर्थात महाभियोग ही लाना पड़ेगा, ठीक है। आप इतना समझिए। अब हम यहाँ की तीसरी व्यवस्था देखते हैं। राष्ट्रपति जो है कैबिनेट एक छोटी इकाई, किचन कैबिनेट की सहायता से शासन चलाता है। कहाँ? अमेरिका का राष्ट्रपति। और किचन कैबिनेट क्या है? एक परामर्शदात्री इकाई, मतलब परामर्शदात्री इकाई है। इसमें गैर निर्वाचित विभागीय सचिव होते हैं, गैर निर्वाचित विभागीय सचिव होते हैं, और इन सचिवों का चयन एवं नियुक्ति राष्ट्रपति ट्रंप खुद करते हैं। और ये एक, जब ट्रंप खुद ही नियुक्ति कर रहे हैं तो ट्रंप के प्रति ही उत्तरदायी होंगे, और उसी के द्वारा किसी भी समय उन्हें हटाया जा सकता है। जब ट्रंप नियुक्ति कर रहे हैं तो ट्रंप के प्रति उत्तरदायी है, और ट्रंप ही इन्हें कभी भी हटा सकते हैं, मतलब एक है, इनका मतलब ये है। लेकिन मतलब आप ये समझिए, राष्ट्रपति कैबिनेट की मदद से शासन चलाता है, और कैबिनेट क्या है? सलाहकारी इकाई है, अर्थात एडवाइजरी बॉडी है। और ये एडवाइजरी बॉडी में कौन होते हैं? विभागीय सचिव होते हैं, अर्थात नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं ये लोग। और इन्हें कौन नियुक्त करता है? वहां का राष्ट्रपति खुद नियुक्त करता है। और राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है तो राष्ट्रपति ही हटाएगा, और ये लोग राष्ट्रपति के प्रति ही जिम्मेदार होते हैं। लेकिन भारत में जो कैबिनेट है, भारत की जो कैबिनेट है, वो क्या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने खुद नियुक्त किए? नहीं भाई, वो खुद चुनाव जीत के आए हैं। राजनाथ सिंह चुनाव जीत के आए हैं, अमित शाह चुनाव जीत के आए हैं, नितिन गडकरी चुनाव जीत के आए हैं, समझिए आप। तो भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब मुझे बताइए, अमेरिका की जो कैबिनेट है वो वहां की संसद, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, उसके प्रति उत्तरदायी होती है या नहीं होती है? ये बताइए मुझे। तो नहीं भाई, वहां की जो कैबिनेट है वहां की संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, जबकि हमारे यहाँ की जो कैबिनेट है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नहीं तो लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उसे हटा सकती है। इतना आप समझ गए? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये देखिए, ये घा वाला देखिए, घा में इसमें यही बात लिखा है जो हम बता रहे हैं आपको। राष्ट्रपति ट्रंप और उसके सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। वे न तो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं और ना ही सत्र में भाग लेते हैं। समझ गए आप लोग? अब जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे मोदी जी संसद में बैठते हैं, संसद में भाषण देते हैं, जबकि ट्रंप को कभी आप वहां के संसद में बैठे हुए नहीं देखिए, ना ही वहां के किसी मंत्री को देखना, क्योंकि जो वो कांग्रेस के प्रति वहां गैर उत्तरदायी थे। राष्ट्रपति और उसके सचिव जो है कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, आप समझिए। वे ना तो कांग्रेस के सदस्य होते हैं, ना ही उसके सत्र में भाग लेते हैं। अर्थात वहां सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन है, अर्थात शक्तियों का पृथक्करण है। वहां की विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है। जबकि भारत में क्या है? भारत में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, भारत में फ्यूजन है।
भारत में क्या है, जो कार्यपालिका है वो विधायिका का ही एक पार्ट होती है, विधायिका का सब पार्ट ही कार्यपालिका होती है, जबकि अमेरिका में कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, अमेरिका में जो होते हैं मंत्री वो संसद के सदस्य होते हैं क्या? नहीं होते हैं, ये बात गलत है। अमेरिका में मंत्री संसद के सदस्य नहीं होते, जबकि भारत में मंत्री हैं वो संसद के सदस्य होते हैं। ठीक है, अगली विशेषता पे हम आते हैं। अब देखिए अगली विशेषता पे, देखिए अगली विशेषता में क्या है, जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति ट्रंप, ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं कर सकता। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव किसे कहते हैं? कांग्रेस का निचला सदन। आपने सीनेट का नाम तो सुना होगा, सीनेट। ये सीनेट वहां की कांग्रेस का ऊंचला सदन होता है, उच्च सदन होता है। निचला सदन यही होता है जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो यहाँ नंबर में लिखा है, इसमें लिखा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या है? ये वहां का निचला सदन है। और भारत में क्या होता है, भारत का प्रधानमंत्री यहाँ के निचले सदन को भंग कर सकता है, जबकि ट्रंप क्या होते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति, कांग्रेस को भंग नहीं कर सकता है। मतलब अमेरिका की लोकसभा को ट्रंप भंग नहीं कर सकते, जबकि हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री मोदी हैं ये भारत की लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और किस आर्टिकल से भंग कर सकते हैं बताइए? मैंने आपको अनुच्छेद याद कराए थे, वहां बताया था अनुच्छेद 85। ये संसद को सत्र को आहूत करने, सत्र का अवसान करने और सत्र को विघटन करने की बात करता है 85। ठीक है, तो 85 के अनुसार देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं। अभी हमारी जो सरकार है वो मोदी जी की सरकार, जैसे कि बता रहा नीतीश कुमार और ये वहाँ का जो चंद्रबाबू नायडू और ये जो लोजपा पार्टी के हैं चिराग पासवान, इनके सहयोग से हमारी सरकार बनी है। अगर ये लोग अपना समर्थन हटा लेते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी का पहला स्टेप क्या होगा? देखिए, अगर ये अपना समर्थन हटा लेंगे तो राहुल गांधी कहेंगे कि भाई लोकसभा में वो अविश्वास प्रस्ताव ला देंगे। कौन? राहुल गांधी। जैसे अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो मोदी जी अविश्वास प्रस्ताव में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे और उनकी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, अर्थात मोदी जी की सरकार चली जाएगी। तो फिर क्या होगा, और कोई अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेगा, यही होगा ना कायदे से। लेकिन मोदी जी का पहला स्टेप ये नहीं होगा। मोदी जी को लगेगा, पहले ही पता चल जाएगा कि नीतीश बाबू जाने वाले हैं और चंद्रबाबू नायडू हमारा साथ छोड़ देंगे, तो फिर पता मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी सीधे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कहेंगे कि लोकसभा को भंग कर दो, लोकसभा को भंग कर दो अनुच्छेद 85 के तहत। अब आप पूछिए कि लोकसभा को भंग क्यों कराएंगे? सरकार तो उनकी तब भी गिर जाएगी ना जब लोकसभा भंग हो जाएगी। जबकि मैं क्या कह रहा हूं, ट्रंप जो है, ट्रंप लोकसभा को, वहां की लोकसभा को भंग नहीं कर सकते, जबकि मोदी जी लोकसभा को भंग करवा सकते हैं। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पे लोकसभा भंग हो सकती है। क्या भारत में पहले कभी लोकसभा भंग हुई है? तो इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग कराना शुरुआत किया था। अब तक हमारे भारत में 8 लोकसभाएं भंग हो गई हैं, 8 बार लोकसभा भंग हुई, जिसमें लास्ट बार जो लोकसभा भंग हुई थी वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। वो हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सहमति से लोकसभा को भंग कराया था। ये लोकसभा भंग क्यों होती है? मोदी जी लोकसभा भंग ही क्यों कराएंगे? पहले आप ये समझिए। देखिए, अगर मोदी जी से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू समर्थन हटा लेते हैं तो मोदी जी लोकसभा भंग करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होने देंगे अपने प्रति, पहले ही लोकसभा भंग कर देंगे। मतलब फिर लोकसभा भंग होगी तो फिर लोकसभा के लिए फिर से चुनाव होंगे, फिर से चुनाव होंगे तो उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार फिर से आ सकती है। फिर से चुनाव होंगे तो फिर अगला समीकरण बैठेगा। हो सकता है जेडीयू को आज इतनी सीटें मिले हैं उससे ज्यादा मिल जाए या कम मिल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। इसलिए हमेशा प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, जैसे मैंने आपने यदि मेरा दल बदल वाला चैप्टर सुना होगा, पढ़ा होगा ना, तो मैंने उसमें पूरा स्टोरी बताया था कि कैसे मायावती जी चाहती थी कि वो वहां की विधानसभा को भंग कर दें, यूपी की विधानसभा को, पर वहां के जो वो विधानसभा के अध्यक्ष थे उन्होंने विधानसभा को भंग करने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? क्यों? विधानसभा के अध्यक्ष थे, मायावती जी के साथ थे, पर वो बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनकी गठबंधन की सरकार थी। आप समझिए, कभी भी जैसे आज हमारे यहाँ जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो बीजेपी का है, मोदी जी कभी भी नहीं चाहेंगे कि जेडीयू पार्टी का कोई व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष हो जाए। लोकसभा के अध्यक्ष के पास बहुत पावर होती है, अगर लोकसभा का अध्यक्ष चाहेगा तो फिर चीजें बदल सकती हैं। ठीक है, इसलिए आप समझिए ट्रंप के पास वो पावर नहीं, क्योंकि वो
वहां की कांग्रेस के सदस्य नहीं है, जबकि हमारे यहाँ मोदी जी हमारे यहाँ संसद के सदस्य हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। अब अगली विशेषता पे चलते हैं, 4 नंबर पे। शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का आधार है। बिल्कुल, सरकार की विधायी अर्थात लेजिस्लेचर, कार्यकारी अर्थात एग्जीक्यूटिव एवं न्यायिक शक्ति सरकार के 3 स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित एवं विस्तृत किया गया। मतलब अमेरिका में क्या है, विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। हमारे यहाँ न्यायपालिका तो अलग है, जबकि विधायिका और कार्यपालिका एक ही है। कार्यपालिका विधायिका का पार्ट है हमारे यहाँ। अच्छा, क्वेश्चन बताइए, भारत और अमेरिका दोनों सेपरेशन ऑफ पावर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, सही है या गलत है? तो ये गलत है। केवल अमेरिका सेपरेशन ऑफ पावर को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, भारत नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि भारत में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अमेरिका में क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों अलग अलग हैं, अर्थात एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। सरकार मतलब कोई भी अंग दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता अमेरिका में। और अमेरिका का इस सिद्धांत किसने दिया है बताइए? अमेरिका का इस सिद्धांत मोंटेस्क्यू का एक सिद्धांत है, मोंटेस्क्यू। ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, जो 1919 में सुधार किए थे भारत में, उनकी बात नहीं कही। मोंटेस्क्यू अलग है, उनके सिद्धांत पे आधारित है सेपरेशन ऑफ पावर अर्थात शक्तियों का विभाजन का ये सिद्धांत है। और जबकि भारत में शक्तियों का कठोर विभाजन नहीं है। आप संसदीय व्यवस्था के गुण और संसदीय व्यवस्था के दोषों में आप ये पढ़ेंगे। अभी हम राष्ट्रपति व्यवस्था के मतलब बारे में पढ़ रहे थे, उनकी कुछ विशेषताएं समझ रहे थे। आगे का ये हेडिंग देखिए, संसदीय व्यवस्था के गुण। ठीक है, अब हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपको। ये बताइए, जो अमेरिकी कैबिनेट है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो अमेरिकी कैबिनेट राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि भारत में जो कैबिनेट है वो सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि व्यक्तिगत रूप से जो कैबिनेट मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आप समझिए, हमारे यहाँ नहीं तो अगर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, लोकसभा में उनकी संख्या कम हो जाएगी तो उनकी सरकार गिर जाएगी। क्योंकि ट्रंप को वहां की संसद से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम शुरू करते हैं संसदीय व्यवस्था के गुण। ये जो है संसदीय व्यवस्था, इसके बारे में हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था के गुणों को समझ लेते हैं। गुण, संसदीय व्यवस्था के निम्नलिखित गुण हैं। ठीक है, आदमी को गुण का ही ग्राहक होना चाहिए। सरकार की संसदीय विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य, इसकी पहली हेडिंग है, हम थोड़ा सेट कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए, नंबर 1 संसदीय व्यवस्था के गुण, यहाँ पे जाते हैं नंबर 1 में। विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य की बात है। संसदीय व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है, क्या लाभ है? सरकार के विधायी एवं कार्यपालिक अंगों के बीच सहयोग एवं सहकारी संबंधों को सुनिश्चित करता है। कार्यपालिका विधायिका का एक अंग है। कार्यपालिका जो है किसका अंग है? विधायिका का अंग, अर्थात विधायिका बड़ी होती है कार्यपालिका से, समझिए। और दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र है। मतलब विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम होता है विधान बनाना अर्थात कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या होता है? उस कानून को लागू कराना। परिणाम स्वरूप इन दोनों अंगों के बीच विवाद के बहुत कम अवसर होते हैं। यहाँ विवाद नहीं होता है। जबकि अमेरिका में कार्यपालिका विधायिका का अंग नहीं, अलग अलग है, तो वहां कभी कभी डेड लॉक की स्थिति बन जाती है। वहां क्या मतलब, राष्ट्रपति किसी और पार्टी का और संसद जो वहां की कांग्रेस में बहुमत है वो किसी और पार्टी का है, तो फिर डेड लॉक की स्थिति बन जाएगी। अब इसका संवैधानिक आधार क्या है? इसका संवैधानिक आधार है अनुच्छेद 74 केंद्र में और अनुच्छेद 163 राज्यों में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अर्थात राष्ट्रपति और राज्यपाल को परामर्श कौन देगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अर्थात मंत्रिपरिषद, 74 और 163 में। जबकि अनुच्छेद 75 क्या कह रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अर्थात मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मतलब मंत्रिपरिषद परामर्श देगी, मंत्रिपरिषद परामर्श देगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। ये कहां पे लिखा है? ये लिखा है अनुच्छेद 74 में, बिल्कुल लिखा है ये बात। ये कहां लिखा है? अनुच्छेद 74 में लिखा है। जबकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह सरकार गिर जाएगी। ये कहां लिखा है? 75 के 3 में लिखा है। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है? कार्यपालिका जो है स्वयं विधायिका से निकलती है, समझिए आप। इसी कारण क्या होता है, कार्यपालिका और विधायिका में सहयोग जो होता है वो स्वाभाविक रूप से होता है।
और कार्यपालिका विधायिका का सबसेट है, अर्थात उप समूह है। अब मुझे बताइए, कार्यपालिका और विधायिका अपने अपने कार्यों में पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये व्यवस्था कहाँ की है, अमेरिका की कि भारत की? फिर से क्वेश्चन बताता हूं, कार्यपालिका और विधायिका अपने अपने कार्यों में पूरी तरह से स्वतंत्र है। देखो यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र है, यहां लिखा है ना दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र है। लेकिन अगर मैं ये बात बोलता हूं कि मतलब कार्यपालिका और विधायिका दोनों अपने कार्यों में पूरी तरह से स्वतंत्र है, अगर पूरी तरह से लिख देता है तो फिर व्यवस्था भारत की नहीं अमेरिका की होगी। अमेरिका में पूरी तरह से स्वतंत्र है और भारत की व्यवस्था क्या है, कार्यपालिका विधायिका का ही हिस्सा है अर्थात उप समूह है और परस्पर सामंजस्य से काम करते हैं। और जो विधायिका जो है कार्यपालिका से दिन प्रतिदिन जवाब मांगती है। किस माध्यम से मांगती है, आप जब आगे पढ़ेंगे तो आप प्रश्नकाल के बारे में सुनेंगे। प्रश्नकाल, प्रश्नकाल, जीरो हावर, शून्यकाल, शून्यकाल, इनके माध्यम से दिन प्रतिदिन जो विधायिका है कार्यपालिका से कुछ ना कुछ, आपने देखा होगा कोई मंत्री राहुल गांधी मोदी जी से कोई प्रश्न कर रहे हैं या फिर निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री, उनसे प्रश्न किए जा रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये प्रश्नकाल और शून्यकाल के माध्यम से हमारी जो विधायिका है, हमारी जो संसद है, हमारे सांसद जो हैं हमारी मंत्रिपरिषद से कुछ ना कुछ सवाल पूछते हैं। मतलब भारत में संसद और सरकार एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, गाड़ी एक ही है उसके दो पहिए हैं, ऐसे समझ लीजिए। ये संसदीय व्यवस्था की गुण है कि ताकि विधायिका और कार्यपालिका के बीच लड़ाई नहीं होती। जबकि अमेरिका में डेड लॉक की स्थिति बन जाती है, राष्ट्रपति अलग पार्टी का है और कांग्रेस में बहुमत दूसरी पार्टी का है। ठीक है, अब दूसरा है हमारा गुण है उत्तरदायी सरकार। इसमें क्या लिखा है, उत्तरदायी सरकार में अपनी प्रकृति के अनुरूप संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। बिल्कुल, मंत्री अपने मूल एवं कार्यकर कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, संसद के प्रति, जैसे बताया है। कौन से कार्यों के लिए, मूल एवं कार्यकर कार्यों के लिए। संसद मंत्रियों पर विभिन्न तरीकों जैसे प्रश्नकाल, चर्चा, स्थगन प्रस्ताव एवं अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्नकाल के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से नियंत्रण रखती है। कौन, संसद। संसद मंत्रियों पर नियंत्रण रखती है। विशेषकर बात कही है संसद में भी कौन, लोकसभा, लोकसभा की ये बात हो रही है। ठीक है, आप समझिए इतना। इसे थोड़ा मैं और समझा देता हूं, अनुच्छेदों की भाषा में समझा देता हूं। अनुच्छेद 75 का 3 क्या कह रहा है, लिख देता हूं। 75 का 3 क्या कह रहा है, 75 का 3 कह रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और 75 का 2 क्या कह रहा है, 75 का 2 कह रहा है मंत्रियों को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर पद से हटा सकते हैं। देखो 75 का 3 कह रहा है सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। एक 75 जो कह रहा है कि मंत्री जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के उत्तरदायी होंगे। अगर व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे तो राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह लेगा। मोदी जी की सलाह पर द्रौपदी मुर्मू राजनाथ सिंह को उनके पद से हटा सकती हैं। अगर मोदी जी और राजनाथ सिंह में आपस में नहीं बनेगा तो मोदी जी द्रौपदी मुर्मू से बोलेंगे और राजनाथ सिंह को हटा देंगी। ठीक है, आप समझिए। और ये 75 के 2 में है, जबकि 75 3 के सामूहिक रूप से बात करता है। अगर बीजेपी की सरकार से नीतीश कुमार हट जाते हैं, चिराग पासवान हट जाते हैं तो उनकी सरकार गिरेगी। किसके माध्यम से, 75 के 3 के माध्यम से। ठीक है, ये है संविधान की भाषा। मतलब यही है कि मंत्रिपरिषद जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद विभिन्न उपकरणों द्वारा मंत्रियों की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। वो उपकरण कौन कौन से हैं, वो उपकरण है प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, चर्चा और बहस। देखिए प्रश्नकाल, ये प्रश्नकाल कैसे होते हैं, प्रश्नकाल में किसी साधारण से सांसद की, आपके किसी लोकसभा के एमपी की कितनी हिम्मत हो जाती है कि मोदी जी से कुछ भी पूछ लेता है, जबकि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो उसे अनुच्छेद आप 105 पढ़ना। अनुच्छेद 105 में मैंने क्या बताया था, विशेष अधिकार बताए थे, विशेष अधिकार। यही विशेष अधिकार किसी सांसद को इतनी शक्ति देते हैं कि वो प्रधानमंत्री से कुछ भी पूछ सकता है, चाहे तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये अनुच्छेद 105 कहता है। अब रही बात अविश्वास प्रस्ताव की, तो 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिरी थी अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, जब चौधरी चरण सिंह ने उनसे वो समर्थन खींच लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से हार गई थी,
1999 में, ये अविश्वास प्रस्ताव में है। इसीलिए कहते हैं ये, और ये जो एक वोट से हार रही मोरारजी देसाई की सरकार कर रही, ये अनुच्छेद 75 के 3 से है। 75 का 2 केवल एक मंत्री को हटाने की बात करता है, वो कौन हटाएगा? वो राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। रही बात निरंकुशता के प्रतिषेध पे, नंबर 3 पे चलते हैं। इस व्यवस्था के तहत कार्यकारी एक समूह में निहित रहती है। किसमें? एक समूह में निहित रहती है, ना कि एक व्यक्ति में। यह प्राधिकृत व्यवस्था कार्यपालिका की निरंकुश प्रकृति पर रोक लगाती है, अर्थात कार्यकारिणी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, और उसे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है, अर्थात निरंकुशता के प्रतिषेध की बात करती है। अब इसे हम अपनी भाषा में समझने का कोशिश करते हैं। निरंकुशता का प्रतिषेध का संवैधानिक आधार क्या है? इसका संवैधानिक आधार क्या है? बताइए, चलिए बताइए। ये निरंकुशता का प्रतिषेध है, इसका संवैधानिक आधार क्या है? इसका संवैधानिक आधार है अनुच्छेद 75 का 3। अनुच्छेद 75 का 3 ही इसका भी संवैधानिक आधार है। एक व्यक्ति के बजाय समूह आधारित कार्यपालिका, सत्ता एक व्यक्ति, प्रेसिडेंट या पीएम में केंद्रित नहीं होगी। इसे यही है निरंकुशता का प्रतिषेध। कार्यपालिका जो है सामूहिक रूप से काम करेगी, इसे कहते हैं निरंकुशता पर नियंत्रण करना, और किसी भी समय अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को हटाया जा सकता है। मतलब निरंकुशता का प्रतिषेध, अविश्वास प्रस्ताव लिखा है ना, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से किसी भी समय सरकार को हटाया जा सकता है। अब मैं एक बार क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, जो संसदीय व्यवस्था है उसमें शक्ति का संकेंद्रण एक व्यक्ति में होता है क्या? नहीं भाई, संसदीय व्यवस्था में शक्ति का केंद्रण एक व्यक्ति, पीएम, प्रेसिडेंट या कोई मंत्री में नहीं होता है, वो सामूहिक रूप से होता है। मतलब जो ब्रिटेन है, जहां से हमने व्यवस्था ली है, वहां कैबिनेट डिक्टेटरशिप की बहुत आलोचना हुई, लेकिन फिर भी परिस्थिति यह है कि जो पीएम है अकेले निरंकुश नहीं है। अब इंग्लैंड का क्यों, हम भारत का उदाहरण लेते हैं। इमरजेंसी काल में 1975 की बात कर रहा हूं, तो इंदिरा गांधी की शक्ति तो बहुत बढ़ गई थी। बाद में परिणाम आप देख रहे हो, उनकी पीएम की डिक्टेटरशिप कहां जाने लगा था। जो भारत की पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसे हम लोगों ने कैसे, इंदिरा गांधी चुनाव में हार गई, बाद में मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार आ गई, और पीएम का डिक्टेटरशिप खत्म हो गया भारत से। अर्थात निरंकुशता का प्रतिषेध, कोई भी व्यक्ति भारत में निरंकुश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अनुच्छेद 75 का 3 सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, आप समझ में आया आपको? अब देखते हैं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था में, चौथे पॉइंट पे आते हैं। सत्तारूढ़ दल के बहुमत खो देने पर, वैकल्पिक सरकार में जब सत्तारूढ़ दल होता है, बहुमत खो देता है, तो राज्य का मुखिया विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। इसका तात्पर्य है कि नए चुनाव के बिना वैकल्पिक सरकार का गठन हो सकता है, मतलब चुनाव नहीं हो और वैकल्पिक सरकार बन जाए। इस तरह डॉक्टर जेनिंग्स कहते हैं विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है। हम हमेशा यही क्यों कहें कि सर आइवर जेनिंग्स ने ये कहा है कि विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री? क्या भारत में कोई हमें ऐसे उदाहरण नहीं दिखते हैं कि जब ऐसा हो कि एक सरकार गिर जाए, उसके बाद चुनाव नहीं हो और दूसरी सरकार बन जाए? मान लो मेरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह है और मेरी सरकार गिर जाती है, तो बाद में क्या होगा? वो राजीव गांधी के समर्थन से, कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर की सरकार बनी थी कि नहीं? तो वैकल्पिक सरकार की यही व्यवस्था है, जब एक सरकार गिर जाए तो दूसरी सरकार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनी रहती है। और एक कैसे पॉसिबल होता है? ये अनुच्छेद 75 के 2 के माध्यम से होता है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की इच्छा पर पद पर छोड़ दे, परंतु वास्तव में लोकसभा के विश्वास पर टिके रहते हैं। इसका मतलब आप समझिए, मंत्री जी क्या है, राष्ट्रपति की इच्छा पर तो पद छोड़ देते हैं, लेकिन लोकसभा के विश्वास पे वो टिके रहते हैं। 75 का 2। यदि सत्तारूढ़ दल बहुमत खो देता है, तो राष्ट्रपति विपक्ष को सरकार बनाने का मौका देता है। जैसे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चली गई तो चंद्रशेखर आए, राष्ट्रपति ने मौका दिया। इससे क्या होता है? नए चुनाव के बिना ही वैकल्पिक सरकार बन जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, 1990 में क्या हुआ? जब चंद्रशेखर से राजीव गांधी ने समर्थन हटा लिया, कहा कि आप क्या कर रहे हो, आप सरकार में, आप प्रधानमंत्री हो, तो कांग्रेस के सांसदों का क्या आप हमारी जासूसी कर रहे हैं। जब राजीव गांधी ने कहा कि आप हमारी जासूसी कर रहे हैं,
तो चंद्रशेखर से कांग्रेस ने जैसे ही समर्थन हटाया, बाहर से समर्थन दिया था, कांग्रेस ने जैसे ही समर्थन हटाया, चंद्रशेखर की सरकार गिर गई। तो राष्ट्रपति ने अन्य दलों से भी कहा कि भाई आप लोग भी सरकार बना लीजिए, कोई बनाना हो तो। जब किसी ने सरकार नहीं बना पाई तो फिर चंद्रशेखर ने ही कंटिन्यू किया और अगला चुनाव हुआ, फिर कांग्रेस की सरकार आई पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में। जब पीवी नरसिंह राव साउथ के व्यक्ति जो कांग्रेस की तरफ से प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, यही कह रहा है वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था, यही वैकल्पिक सरकार है। विश्वनाथ प्रताप सिंह के टाइम पे चंद्रशेखर सरकार क्यों बनाई? क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन दिया था। चंद्रशेखर की सरकार क्यों हट गई? क्योंकि कांग्रेस ने उनसे समर्थन खींचा, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि यदि आज चुनाव हुआ तो हम जीत जाएंगे। हालांकि उस समय राजीव गांधी की हत्या हो गई और राजीव गांधी की हत्या के बाद में कांग्रेस फिर से जीती और पीवी नरसिंह राव की सरकार आई। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, सत्ताधारी दल चाहता है कि सरकार गिरे, क्योंकि पता है अभी चुनाव हो जाएगा तो हम हार जाएंगे। जैसे उसे लगता है कि अब चुनाव हुआ तो हम जीत जाएंगे, तो तुरंत अपना समर्थन वापस लेता है, सरकार गिर जाती है, जैसे कि चंद्रशेखर की गिरी और फिर से कांग्रेस ने अपनी सरकार बना दी। ठीक है, अब आते हैं नंबर 5 पे, व्यापक प्रतिनिधित्व। लक्ष्मीकांत क्या कर रही है? लक्ष्मीकांत कह रही है कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका लोगों के समूह से गठित होती है। उदाहरण के लिए मंत्री लोगों का प्रतिनिधि है। मंत्री किसका प्रतिनिधि है? लोगों का प्रतिनिधि है। बिल्कुल, हम लोग ही किसी सांसद का चुनाव जीतता है, फिर वही तो मंत्री बनता है ना। इस प्रकार यह संभव है कि सरकार के सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो और प्रधानमंत्री मंत्रियों को चयन करते समय इस बात का ध्यान रखता है। आप हमेशा देखना, प्रधानमंत्री जब मंत्रियों को चयन करेगा तो सोचेगा इसे हम बिहार से कौन मंत्री बनेगा, फिर सोचेगा साउथ से किसे मंत्री लें, फिर सोचेगा कि राजस्थान एमपी से किसको मंत्री बनाए। अर्थात क्या होता है, और हम लोग केवल स्थानीय राज्यों की, हम जातियों की बात करते हैं, कौन शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है जो मंत्री बनेगा, कौन अपर कास्ट का है, कौन ओबीसी से मंत्री बनेगा। जैसे आप, हालांकि ये सरकार के केंद्र की बात है, हम सामान्य तौर पे आपको समझाते हैं। राजस्थान के सीएम कौन है? राजस्थान के सीएम भजन लाल यादव है और एमपी के सीएम मोहन यादव है। तो बीजेपी क्या कर रहा है? तो यही है व्यापक प्रतिनिधित्व, मतलब अनुच्छेद 75 का एक व्यापक प्रतिनिधित्व की बात कौन कर रहा है? अनुच्छेद, मैं बताता हूं आपको। अनुच्छेद 75 का 1 में क्या लिखा है? ये है 75 का 1। इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। कौन? राष्ट्रपति। और इसका उद्देश्य क्या है? ताकि विभिन्न समुदायों, विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व हो सके। मंत्रिपरिषद केवल रूलिंग पार्टी की मोनोपोली नहीं होती है, बल्कि समाज के विविध वर्गों का संतुलन भी करती है। यह लोकतंत्र की प्लूरलिज्म की सुनिश्चित करता है। सिंगुलर और प्लूरल होता है, वैसे ही लोकतंत्र के प्लूरलिज्म को सुनिश्चित करता है। कौन? ये व्यापक प्रतिनिधित्व। भारत में जो मंत्रिपरिषद है ना, केवल रूलिंग पार्टी के अपर कास्ट के नेताओं से नहीं बनती है। संविधान सामाजिक संतुलन की मांग करता है। तो यह प्रावधान हमारे यहां संविधान में लिखा हुआ है क्या कि सभी समाज, सभी वर्गों को से मंत्री बनाएंगे? वहां उसमें स्पष्ट नहीं लिखा है कि ओबीसी से भी होंगे, एससी से भी होंगे, एसटी से होंगे मंत्री, ऐसा स्पष्ट नहीं लिखा है। ये कन्वेंशन होती है, नहीं तो फिर वो चुनाव जीतेंगे कैसे? अर्थात भारत में मंत्रिपरिषद क्षेत्रीय संतुलन, नॉर्थ का साउथ से संतुलन, ईस्ट का वेस्ट से संतुलन, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के संतुलन से बनती है। आप देखना, भले बीजेपी की पार्टी है, तब भी 1-2 मुस्लिम मंत्री आपको मिल जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी वर्ग को ऐसा नहीं लगे कि हमारा सरकार में कोई योगदान नहीं है। ठीक है, यहां तक हम संसदीय व्यवस्था की गुण पढ़ ली है। अब पढ़ेंगे हम संसदीय व्यवस्था के दोष, अगले वीडियो में लाएंगे। अब इसका क्या है, इसका जैसे हम ये वीडियो डाल रहे हैं तो आप इसका क्या रिव्यू कर दीजिए। आपको पढ़ाने के तरीके में कोई बदलाव चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए तो आप रिव्यू कर दीजिए, तो उस हिसाब से हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।